बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पोक्स वायरस। तो कहते हैं कि जो पोक्स वायरस है चार टाइप का वायरस होता है। पहला जो है उसको बोलते हैं स्मॉल पोक्स वायरस। इसके अलावा वैक्सीनिया वायरस भी है, काउ पोक्स वायरस भी है और चौथा नाम है मुलस्कम कैंटियोजियोजम कोंटाजियोजम। इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं? पोक्स वायरस बोलते हैं। तो पोक्स वायरस में स्मॉल पोक्स वायरस और मुलस्कम कोंटाजियोजम ये दो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जबकि दो मिसिंग वायरस कौन से हैं? काउ पॉक्स वायरस और वैक्सीनिया वायरस। इन चारों को मिलाते तो क्या बन जाता है? पॉक्स वायरस बनता है। अब जो इसका दूसरा नाम है वेरियोला वायरस या स्मॉल पॉक्स वायरस। ये स्मॉल पॉक्स से आता है, लेकिन ये 1977 में ही खत्म हो चुका था। जो उसका लास्ट केस था वो 1977 में आया था। तो ये किसी काम का नहीं है, आपने याद भी नहीं करना, कभी एग्जाम में आएगा भी नहीं, लेकिन इक्का दुक्का शायद एमसीक्यू में ना आ जाए। और ये है मुलस्कम कॉन्टियोजियोजम, जो क्या करवाता है? बिनाइन स्किन नोड्यूल्स वगैरह करवा देता है। ठीक हो गया। और इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसको भी कवर कर लेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस, जिसका दूसरा नाम है वेरियोला वायरस। ठीक है, वेरियोला वायरस। लेकिन इस वायरस ये बड़ा बदनसीब वायरस है, क्योंकि इसका लास्ट केस था 1977 के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद से कोई वायरस का कोई केस ही नहीं आया। अब ये खत्म हो चुका है, क्योंकि वैक्सीनेशन इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है कि वायरस पूरी दुनिया से अब एलिमिनेट हो चुका है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे बड़ा वायरस यही था, और ये इनवैलिड था, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके पास आरएनए पॉलीमरेज होता है। बाकी तमाम हर्पीस के पास कोई आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता, लेकिन इसके पास होता है। इसकी एक ही सीरोलॉजिकल टाइप है, जो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हर्पीस वायरस था। हर्पीस के अंदर भी एक ही सीरोटाइप होती है। इसकी ट्रांसमिशन क्या होती है? इसकी ट्रांसमिशन होती थी रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वायरस। ठीक है, किसी की स्किन की लेयंस थी, उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया तो ये ट्रांसमिट आसानी से हो जाता था। अब इसके अलावा इसकी पैथोजेनेसिस को देख लेते हैं कि वायरस करता क्या। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से आ गया या स्किन की लेयंस की वजह से आ गया कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था स्किन की लेयन के साथ, तो फिर ये वायरस क्या करेगा? म्यूकोजल सेल को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, कौन से म्यूकोजल सेल को? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, और स्पेसिफिकली जो नेजोफेरिंग्स होता है। फिर ये वहाँ से जाएगा लोकल लिम्फ नोड्स। ठीक है, लोकल लिम्फ नोड्स, और ये ब्लड में आ गया तो उसको बोलेगी विरेमिया, और विरेमिया से होता हुआ ये लीवर और स्प्लीन तक जा सकता है, वापस फाइनली स्किन तक भी वापस जा सकता है। ठीक हो गया। और जो स्किन की लेयंस होती है वो फॉलोइंग ऑर्डर के अंदर होती है। सबसे पहले मैक्यूल है, फिर पैप्यूल है, फिर वेजिकल है, फिर पोस्ट्यूल है, और फिर क्रस्ट होते हैं। ये मल्टीपल स्किन की लेयंस होती है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको सही तरह समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ें हैं। ये डर्मेटोलॉजी वाले वैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो हम इस चैप्टर में आते हैं सीएनएस नहीं, बल्कि स्किन के लेजेंस वाले चैप्टर में। बोन जॉइंट इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, लोअर रिस्पायरेटरी है। ओके, तो पहले मैक्यूल पैप्यूल। इस डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, मैक्यूल पैप्यूल, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं। मैक्यूल पैप्यूल, वेजिकल, पोस्ट्यूल और क्रस्ट, बस आपने इसको रट्टा मार लेना। पहले छाले, फुंसी या दाने वगैरह इस तरह से बन जाते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस तरह से होगी कि हम क्या करेंगे? सीपीई से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। सीपीई का क्या मतलब होता है? कार्डियो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। जो हार्ट की वजह से पल्मोनरी एडीमा होता है उसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। तो सीपीई अगर होती है सेल कल्चर के अंदर तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। या फिर कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन, इसके ऊपर पॉक्स वगैरह विजिबल आ जाते हैं। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आपको क्या नजर आएगा? टिपिकल पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, उसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होती है लाइट माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पूरा का पूरा पार्टिकल नजर आ जाएगा। आपको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो वेजिकल का जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जो वेजिकल बनती है ना दरमियान में, तीसरी स्टेज है, वेजिकल का जो फ्लूइड है उसको प्रेसिपिटेंट टेस्ट से भी डिटेक्ट कर सकते होते हैं। इसके अलावा जो कन्वेलिसेंट फेज होता है, कन्वेलिसेंट फेज का क्या मतलब है? कि बंदा रिकवर कर रहा है किसी भी इन्फेक्शन से, तो वहाँ पे आपको एंटीबॉडी का टाइटर देखने को मिलता है। ठीक हो गया, टाइटर देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो जो स्मॉल पॉक्स वायरस है, वेरियोला वायरस है, क्या करवाता है? फीवर, हेडेक, मेलिस वगैरह करवा देता है। स्किन रैशेस बनती है, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, फिर इसके बाद पोस्ट्यूल, क्रस्ट वगैरह बनना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। फेस के ऊपर और लिम्स के ऊपर, पहले बनते हैं फेस और लिम्स के ऊपर, फिर ये बन जाती है ट्रंक के ऊपर। ठीक हो गया, ट्रंक के ऊपर बन जाती है। इसका डायग्नोसिस क्या होगा? डायग्नोसिस सीपीए से पहचानोगे आप, या पॉक्स होते हैं कोरियोलेंटॉइक मेम्ब्रेन, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी। नंबर 3 क्या होगा? सीरोलॉजिकल टेस्ट, प्रेसिपिटेंट टेस्ट, या एंटीबॉडी के टाइटर को ऑब्जर्व कर लोगे आप। ट्रीटमेंट्स का कोई नन होता है। वैक्सीन के अंदर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीनिया वायरस होता है। ठीक है, वैक्सीनिया वायरस होता है। ठीक हो गया।
ओके, तो ये वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल आता है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो वैक्सीनिया वायरस है ये लोकलाइज्ड लीजन करवाता होता है, ठीक है, लोकलाइज्ड लीजन करवाता होता है और ये असल में डीएनए वायरस है, ठीक हो गया। तो ये वैक्सीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब आगे जो एक और वायरस है उसका नाम है मोलस्कम कॉन्टियोजियोजम, ये भी इसी के अंदर आ जाता होता है, ठीक है, आ जाता है। इससे क्या होता है, इसकी वजह से पिंकिश पैपुलर स्किन लेजन आ जाती है, ठीक है, विद एम्ब्लिकेटेड सेंटर। यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड टाइप का लेजन बनती है जिसको बोलते हैं फ्लैश कलर डोम लेजन, फ्लैश कलर डोम लेजन। बिल्कुल जिस तरह चर्बी का रंग होता है ना, बिल्कुल उसी तरह की लेजन्स वगैरह बन जाती है, ठीक हो गया। और इसका जो होता है, हम कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, सीडोफोविर यूज़ करते हैं, सीडोफोविर, ठीक हो गया। और ये चूंकि ये एड्स वाले पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है तो ये ड्रग ली जाती है, ठीक हो गया, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद देख लेते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करवाता है, वार्ड्स करवाता है। वार्ड्स क्या होती है, बिनाइन लेजन्स होती है। इसके अलावा कुंटाइलोमेटा एकोमिनेटा भी करवाता है, ठीक है, जेनिटल वार्ड्स, जिनको जेनिटल वार्ड्स को क्या बोलते हैं, कुंटाइलोमेटा एकोमिनेटा। और कुंटाइलोमेटा आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी साइफिलस के अंदर, ठीक हो गया, ठीक है। और इसके साथ ये मेल के अंदर पीनस और फीमेल के अंदर सर्विक्स का कैंसर भी करवा देता है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, स्मॉल पॉक्स से कंपेयर कर लेते हैं। स्मॉल पॉक्स क्या था, इन्वेलप्ड था, ये नॉन इन्वेलप्ड होता है। अब इनके पास भी एक कोसा हाइड्रोल कोर होता है, लेकिन उनका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लीनियर था, इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या था, इसका सर्कुलर होता है। इसके अंदर भी कोई विरियन पॉलीमरेज नहीं होता। उसकी एक सीरोटाइप होती है, इसकी 60 सीरोटाइप्स होती है और एंटीजेनेसिटी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर जो डीएनए सीक्वेंस होता है इसमें वेरिएशन की वजह से 60 टाइप्स हो जाती है। मेनली करते क्या है, एपिथेलियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं और जहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं तो वहाँ पे पैपिलोमा बना देते हैं, ठीक है। पैपिलोमा क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक हो गया, जिसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है। इसके ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, या तो जेनिटल लीजन होगी या स्किन की लीजन होगी, ठीक हो गया, स्किन की या जेनिटल लीजन होगी तो उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो ये फैल जाएगा। कहते हैं कि इसके पास दो जीन्स होते हैं, एक होते हैं E6 और दूसरा होता है E7। जो E6 होता है, ठीक है, E6 P53 जीन को इनहिबिट कर देता है और जो E7 है रेटिनोब्लास्टोमा को इनहिबिट कर देता है, ठीक हो गया। रेटिनोब्लास्टोमा को आपने याद किस तरह से करना है, 7 में SR है तो SR, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा। और जो E6 है P53 को इनहिबिट कर देता है, ठीक हो गया, P53 को। तो ये असल में होता है क्या, P53 और RB ये दोनों के दोनों ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जिन्होंने कैंसर न्यूक्लियस को मिनिमाइज करना होता है। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस क्या होगी कि आप लीजन के अंदर आपको किलोसाइट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। PCR ऐसे करोगे तो PCR ऐसे के अंदर आपको DNA को आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक हो गया। सीरोलॉजिकल टेस्ट वैसे करते नहीं है। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन साइट ऑफ लीजन होती है, ठीक हो गया। स्किन लीजन के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं और जेनिटल लीजन के लिए आप पोर्डोफाइलिन इस्तेमाल करते हैं, जबकि सैलिसाइलिक एसिड हम प्लांटर लीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। डिपेंडिंग अपॉन लीजन हम ट्रीटमेंट को भी उसी हिसाब से रखते होते हैं। प्रिवेंशन क्या होती है, वैक्सीन होगी, तो इसके लिए 3 वैक्सीन अवेलेबल होती है। एक वैक्सीन के अंदर कैप्सिड प्रोटीन होता है, ठीक है, 9HPV यानी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो 9 के खिलाफ काम करता है, जैसे 6, 11, सीरोटाइप 16, 18 और उसके अलावा 5 और डिफरेंट होती है, ठीक हो गया। एक और वैक्सीन के अंदर क्या होता है, ओनली कैप्सिड प्रोटीन होती है जो 6, 11, 16, 18, 6, 11, 16, 18 तो कॉमन हो गया। 6 और 11 कितने होते हैं, 17 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 16 हो गया और यहाँ पर 18, ठीक है, 6, 11, 16, 18 के खिलाफ काम करती है। और तीसरी वैक्सीन है जो 16 और 18 के खिलाफ काम करती है, तो 6, 11, 16, 18, ठीक हो गया। तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। तो ये हो गया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस भी हो गया, ओके। स्मॉल पॉक्स वायरस भी यहाँ पे आके कवर हो जाता है। अब यहाँ पर हमने हर्पीस वायरस को भी कवर कर लिया है और स्मॉल पॉक्स वायरस, मोलस्कम कॉन्टेजियोजम है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इनको कवर कर लिया है। तो हमने असल में एक चैप्टर को, पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है जिसका नाम है हर्पीस वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसमें डीएनए वायरसेस है, ठीक हो गया। इसमें से सिर्फ ये वाला डीएनए नॉन इन्वेलप्ड है, बाकी सारे डीएनए इन्वेलप्ड होते हैं। कौन सा नॉन इन्वेलप्ड है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।